नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। साथियों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए शुरुआत करेंगे और इस चैनल पर आपको जो है कि जीएस जीके या जितने भी जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उन सभी का आपको यहाँ पर निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। और साथियों, हम जो है इस वीडियो में 100 प्रश्नों को देखेंगे, पूरा व्याख्या सहित यहाँ पर देखेंगे। आप और जो प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर चल रहे हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप प्लीज साथियों एक बार विश्वास कीजिए और पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। उसके बाद आप जरूर जो है कमेंट में लिखेंगे कि वाकई जो यह प्रश्न है और प्रश्नों का लेवल है, और साथियों जो उसके साथ मैं आपको व्याख्या बताऊंगा वह जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होंगे। तो जो भी साथी पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं वह जो है पूरा वीडियो को अंत तक देखेंगे, और पुराने साथी जो भी हैं वह तो जानते ही हैं कि यहाँ पर कंटेंट की क्वालिटी किस तरह से रहती है। तो आइए साथियों, पहला प्रश्न से शुरुआत करेंगे और पूरा व्याख्या भी हम यहाँ पर देखते चलेंगे। तो पहला प्रश्न साथियों यहाँ पर देखेंगे कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प सी यानी कि वीएस वाकाड़कर ने भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। अब पूरा इस प्रश्न से रिलेटेड हम यहाँ पर पूरा व्याख्या देखेंगे कि डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकाड़कर ने वर्ष 1957 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज की। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और भीमबेटका गुफाओं को वर्ष 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस व्याख्या से आपको 3-4 प्रश्न तैयार हो रहे हैं कि सबसे पहला प्रश्न कि भीमबेटका गुफा कहाँ पाई जाती है, तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, और भीमबेटका गुफाओं को वर्ष 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प ए यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह कांस्य युगीन सभ्यता है। व्याख्या यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न की कि हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से कांस्य युग यानी कि ब्रॉन्ज एज से संबंधित है और इस काल के लोग तांबे और टिन को मिलाकर कांस्य बनाने की तकनीक सीख ली थी और यह जो है एक नगरीय सभ्यता थी। प्रश्न नंबर 3 हम यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 विकल्प दिया गया है, जो लेटेस्ट पैटर्न है यूपी ट्रिपल एससी का, उसी के अकॉर्डिंग यह जो है प्रैक्टिस सेट आपका तैयार किया गया है। तो यह जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प ए यानी कि लोहा। तो यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा लोहे का उपयोग नहीं किया गया था और यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कि यहाँ पर जो है कांसा का प्रयोग किया जाता था, परंतु इस सभ्यता के लोग अभी लोहे के जो यूज है यानी कि लोहे के प्रयोग से परिचित नहीं थे। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे दोस्तों यहाँ पर। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि मोहनजोदड़ो में यह खोजी गई थी। अब पूरा व्याख्या देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करने वाली लड़की की मूर्ति मोहनजोदड़ो नामक स्थल से प्राप्त हुई और इसको बनाने में लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक यानी कि मोम ढलाई विधि का उपयोग किया था और वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बैनर्जी ने किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर देखेंगे साथियों कि हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा संक्षिप्त खुदाई की गई थी। व्याख्या देखेंगे कि अलेक्जेंडर कनिंघम यानी कि 1814 से 1893 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई के संस्थापक प्रमुख रहे और वास्तव में हड़प्पा को विश्व पुरातात्विक मानचित्र पर रखने वाले यह प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने 1853 में हड़प्पा से एक मुहर पाई थी और कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता था। तो यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है और जबकि हड़प्पा स्थल की व्यापक खुदाई दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई थी। तो यहाँ पर संक्षिप्त खुदाई जो है वह कनिंघम के द्वारा और जो है इसकी विस्तृत खुदाई दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई थी।
प्रश्न नंबर 6 देखेंगे साथियों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि मोहनजोदड़ो से पुजारी राजाओं की मृत्यु जो है वो मूर्ति मिली थी। व्याख्या देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला से पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी। मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। यह जो जितने फैक्ट्स हैं यह साथियों प्रश्न बनते हैं, तो आप जो इन फैक्ट्स को नजरअंदाज नहीं करेंगे, साथ में आप एक कॉपी पेन ले लेंगे और वहां पर इन सब चीजों को नोट करते चलेंगे। और इसकी खोज जो है 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। यहाँ से विशाल अन्नागार, स्नानागार तथा कांसे की नाचती हुई लड़की की मूर्ति आदि मिला है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 7 कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि माउंट ऑफ द डेड यानी कि मृतकों का टीला। तो इस प्रश्न का जो व्याख्या है वह आपने ऊपर देखा कि मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है माउंट ऑफ द डेड यानी मृतकों का टीला। प्रश्न नंबर साथियों 8 हम देखेंगे कि बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प डी यानी कि हरियाणा में बनावली स्थित है। व्याख्या देखेंगे, बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। यह रंगोई नदी के तट पर स्थित था और इस पूरा स्थल की खोज 1974 में आर.एस. विस्ट ने की थी। यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है और राखी गढ़ी भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो हरियाणा में स्थित है। तो यहाँ से आप व्याख्या से 2-3 प्रश्न आपका तैयार होता है कि मिट्टी का बना हल कहाँ से मिला है। तो यह बनावली से मिला है। इस पूरा स्थल की यानी कि बनावली स्थल की खोज जो है आर.एस. विस्ट ने की थी। तो यह जो है फैक्ट्स जो है आपको परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब साथियों प्रश्न नंबर 9 यहाँ पर देखेंगे कि पशुपति की मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि मोहनजोदड़ो से पशुपति की मुहर मिली है। व्याख्या देखेंगे कि पशुपति की मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से मिली है। संदैवकालीन स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से बृहद स्नानागार, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति और नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति भी पाई गई है। तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इसे नोट करते हुए चलेंगे। लेखपाल के लिए एक्सक्लूसिव प्रश्नों की यह सीरीज है और साथियों प्रश्न के साथ जो उनकी व्याख्या है वह जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने प्रश्न और उनके नीचे उनकी व्याख्या को भी लिखित फॉर्मेट में शामिल किया है। इससे आपका जो रिवीजन, अगर आप रिवीजन करना चाहेंगे तो आपका रिवीजन भी तेजी से होगा, क्योंकि एक बार आपकी आंखों के सामने से जो फैक्ट्स है वह लिखित फॉर्मेट में आपकी आंखों से चला जाएगा। तो आपका जो पकड़ है, आपको जो याद करने की क्षमता है वह अभी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तेज डेवलप हो जाएगी। और आपने देखा है कि लेखपाल में जो जीएस का वेटेज है वह कितना ज़्यादा है। तो आपको डेली 100 प्रश्नों के माध्यम से यह सीरीज जो है आपको चलाई जाएगी व्याख्या सहित। तो अगर हम व्याख्या सहित देखें तो यह जो प्रश्न है करीब करीब 300 से 400 प्रश्न हो जाएंगे। तो काफ़ी कम समय में आप प्रश्नों का रिवीजन कर पाएंगे। तो साथियों अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, आपको यह फॉर्मेट अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को भी दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। साथियों मेरा चैनल अभी बहुत बड़ा चैनल नहीं है, नहीं मेरे पास इतना अभी संसाधन है, लेकिन फिर भी मैं अपने अकेले के दम पर यहाँ पर प्रश्नों को सेट करना और फिर उसको रिकॉर्ड करना और उसको पढ़ाना, यह सारा काम मैं अकेले ही कर रहा हूँ। लेकिन साथियों कंटेंट में मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। बस आप जो है इस कंटेंट को मन लगा करके, ध्यान लगा करके सुनिएगा, पढ़िएगा साथियों, तो निसंदेह आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे कि भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृतभांड के भंडार शामिल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि राखीगढ़ी। भारत में हरियाणा के राखीगढ़ी एवं भिराना जैसे स्थलों से हो हाकरा मृतभांड, या आप नया टर्म है इसको याद रखेंगे, हाकरा मृतभांड पाए गए हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से भी पहले की बस्तियों की बसावट के प्रमाण मिलते हैं। तो ऐसा स्थल कौन सा था? तो यह जो है राखीगढ़ी था। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 11 कि स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि रोपण। पंजाब प्रांत में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित
रोपण हड़प्पा स्थल भारत का एक ऐसा संदर्भ स्थल है जहां स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था और इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। 1953 से 56 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा, तो यह आप याद रखेंगे, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी विस्तृत खुदाई करवाई और यहाँ से संस्कृत के 6 चरण मिले हैं। तो साथियों, अगर आप कोई भी प्रश्न आपके सामने आए तो कम से कम प्रश्न को 1 से 2 बार आप पढ़ें, तभी उसका उत्तर दिया करें। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक छोटा सा जो पॉइंट लगा दिया है कि स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल, तो यहाँ पर यह रोपण होगा। तो इस तरह से आप प्रश्नों को पूरा पढ़ेंगे तभी उत्तर दे पाएंगे, तब आपका उत्तर जो है एक्यूरेट होगा। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी, यानी कि ताम्रपाषाण युग में तांबे का उपयोग पहली बार किया गया था। तो व्याख्या देखेंगे कि ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है। यह लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास कांस्य युग का ही भाग माना जाता है। इस काल में मनुष्य पत्थरों के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार का भी उपयोग करने लग गया था। तो यह जो है ताम्रपाषाण युग कहलाया। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमको यह बताना है कि हड़प्पा काल में जो एक स्थल ऐसा था जो बंदरगाह के रूप में डेवलप था। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए, यानी कि लोथल। लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह स्थल है और यह भारत के गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। साथियों, लोथल से प्रश्न जो है आपको जरूर परीक्षाओं में देखने को मिलता है कि लोथल किस राज्य में है, लोथल किस नदी के किनारे है और इसकी खोज किसने की थी। तो यह पूरा फैक्ट आप जो है याद करते हुए चलेंगे। इसकी खोज सन 1954 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी और लोथल को लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का भी साक्ष्य मिला है। तो यह जो है बहुत बड़ा फैक्ट है कि लघु मोहनजोदड़ो के नाम से किस हड़प्पा स्थल को जाना जाता है। तो दोस्तों, यह जो है लोथल को लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो है फैक्ट कई बार सीधे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं लेखपाल की सीरियसली, वो अपने साथ एक नोट्स बना कर चलेंगे और उसमें जो यह की पॉइंट्स है इसको जो है एक बार लिखते चलेंगे। साथ में आप वीडियो को भी देखेंगे और इस कीवर्ड्स को भी आप साथ में एक पॉइंट आप बना लेंगे, वहां से नोट बना लेंगे, उसमें आप लिखते हुए चलेंगे। क्योंकि जो भी आपको 100 प्रश्न दिए जाएंगे वह है आपको सीक्वेंस वाइज दिया जाएगा। तो आप यह जो है आप देख रहे हैं कि यह जो प्रश्न है प्राचीन भारत से चल रहा है। इसी तरह आपको कंटिन्यू जो सीरीज मिलेगी वह सीक्वेंस से मिलेगी। तो आप एक नोट बनाकर जो है इसे नोट करते हुए चलेंगे। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी, यानी कि लोथल की खोज किसने की थी। सो साथियों, ऊपर ही हमने देखा कि जो लोथल की खोज किसके द्वारा की गई थी, रंगनाथ राव के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह जो है विकल्प बी, यानी कि एस.आर. राव के द्वारा लोथल की खुदाई यानी कि लोथल की खोज की गई थी। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी, यानी कि मोम लिपि ढलाई यानी कि कास्टिंग का प्रयोग किया गया था। व्याख्या देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोम लिपि ढलाई यानी कि लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया गया था और यह प्रसिद्ध मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। और हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है और इसका विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में था। तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, न कि ग्रामीण सभ्यता थी। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे कि 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा था। तो क्या कहा था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी, यानी कि हिंदवी कहा था। तो 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्क लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को हिंदवी कहा था। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे कि हड़प्पा संस्कृत की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर यह पूछा गया है कि दर्शाया नहीं गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी, यानी कि गाय को नहीं दर्शाया गया था।
तो यहाँ पर व्याख्या देखेंगे कि हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर गाय को नहीं दर्शाया गया था। इस काल की मुहर वर्गाकार, त्रिकोणीय तथा आयताकार होती थी। मुद्रा लेख दाईं से बाईं ओर लिखा गया था। इस पर बैल, गैंडा, हाथी आदि का चित्र मिलता है। टेराकोटा पकी हुई मिट्टी से बनाई गई मूर्तियां होती थी। तो यहाँ पर यह खास बात आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर गाय का अंकन नहीं हुआ था, जबकि बैल, गैंडा, हाथी आदि का चित्र मिलता है, परंतु गाय का चित्र नहीं मिलता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज है और कोई भी प्रश्न यहाँ पर छूटा नहीं है। जो भी फैक्ट्स है उनको मैं आगे जो है प्रश्न के रूप में कन्वर्ट कर लिया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और साथियों, आप किसी भी प्रैक्टिस सेट से आप इसको मिलाकर देखेंगे तो इसी तरह के प्रश्न जो है आपसे पूछे गए हैं। यह प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि धौलावीरा जो है वह हड़प्पा काल का ऐसा स्थल था जो 3 भागों में विभाजित था। व्याख्या देखेंगे कि हड़प्पा काल का पूरा स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में के मध्य स्थित द्वीप खादिर में स्थित है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत, संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्य भाग है जिसे पूर्व की संज्ञा दी गई थी और इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित है जिससे निचला शहर या अवम नगर कहा जाता है और यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। धौलावीरा की खोज 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी और धौलावीरा से विशाल जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो साथियों, इस फैक्ट से एक प्रश्न यह बन सकता है कि धौलावीरा का खोज 1967-68 में जेपी जोशी के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 19 यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी के सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। कालीबंगा, पाटलिपुत्र, रोपड़ और लोथल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि पाटलिपुत्र का संबंध सिंधु घाटी की सभ्यता से नहीं है। प्रश्न में दिए गए स्थल कालीबंगा, रोपण एवं लोथल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित हैं, जबकि पाटलिपुत्र जो है वह मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी जहां तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी और जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस थे जो कि शासक अशोक से संबंधित थे। अतः पाटलिपुत्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 20 यहाँ पर देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यह हमको बताना है। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है और सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो हमको यहाँ पर सत्य कथन बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, यही कथन सत्य है। बाकी जो कथन बी, सी और डी यह गलत क्यों है, आइए यहाँ पर व्याख्या से मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा व्याख्या ध्यान से आप सुनिएगा कि मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों पर पाए गए सूती वस्त्रों के रेशे से इस बात का पता चलता है कि सिंधु के लोगों द्वारा कपास की खेती भी की जाती थी। इस सभ्यता के परिपक्वता के चरण से कम 2000 वर्ष पूर्व के मेहरगढ़पुरा स्थल पर कपास के अवशेष प्राप्त हुए हैं और सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया था। हड़प्पाई लोग गेहूं की, जौ की, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों आदि की जानकारी थी। सिंधु सभ्यता के लोग जो है अनाज के रखने के लिए मिट्टी के बने बड़े बर्तन का प्रयोग करते थे, न कि लकड़ी के बर्तन का प्रयोग करते थे। पश्चिम बंगाल में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण नहीं मिलते हैं। यद्यपि घोड़े का प्रमाण प्राप्त होता है परंतु घोड़े को बड़े पैमाने पर पालने का प्रमाण नहीं मिलता है। अतः विकल्प ये सही उत्तर है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में पूरा व्याख्या में बता दिया गया है कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, यही कथन सत्य है क्योंकि उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित नहीं किया था। मिट्टी के बड़े जो कुंड होते हैं उसमें अनाज के भंडारण का साक्ष्य मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, परंतु पश्चिम बंगाल से कोई प्रमाण नहीं मिला है। और सिंधु लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़े को बड़े पैमाने पर पालते थे, यह बात भी गलत है क्योंकि सिंधु लोग
कुत्ते बिल्लियों और घोड़ों का प्रमाण तो मिला है, लेकिन उनको बड़े पैमाने पर पालने का प्रमाण जो है नहीं मिला है, क्योंकि प्रयोग करना अलग बात होती है, लेकिन उसको बड़े पैमाने पर पालना पोसना यह जो है अलग बात होती है। अब प्रश्न नंबर 21 देखेंगे कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि सुरकोटदा में घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला है। प्रश्न नंबर जो 21 है इसका व्याख्या हम यहाँ पर देखेंगे कि सुरकोटदा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से घोड़े की अस्थियां तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं और सुरकोटदा से समाधान की एक नई विधि यानी कलश समाधान का उदाहरण प्राप्त हुआ है। लोथल से घोड़ों की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 22 यहाँ पर साथियों हम देखेंगे कि पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक समाज ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में विभक्त था और 4 वेदों में सबसे पुराना वेद जो है वह ऋग्वेद है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का। व्याख्या देखेंगे कि छांदोग्य उपनिषद में मुख्यतः 3 आश्रम यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का उल्लेख है। इस उपनिषद में संन्यास आश्रम का अभाव है। जापालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख है। तो यह प्रश्न आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि यानी कि 3 आश्रमों का जो उल्लेख है वह छांदोग्य उपनिषद में मिलता है और जबकि जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो इसमें जो है एक आश्रम और जुड़ जाता है वह जो है संन्यास यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम जापालोपनिषद में मिलता है। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे कि ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि 1028 भजन का। ऋग्वेद में भजनों यानी कि सूक्तों की कुल संख्या 1028 है। सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है यानी कि ऋग्वेद सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है। इसमें कुल 10 मंडल हैं और ऋग्वेद में ऋचाओं का उच्चारण करने वालों को होत्री कहा जाता है। तो यह प्रश्न भी कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि ऋग्वेद में ऋचाओं यानी मंत्रों का उच्चारण करने वालों को क्या कहा जाता है। तो उसे जो है होत्री कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे साथियों यहाँ पर उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि किसी के पास बैठना। पूरा यहाँ पर व्याख्या देखेंगे कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना और यह संस्कृत के 3 शब्दों यानी उप माने समीप या पास, नि माने श्रद्धा पूर्वक या निष्ठा के साथ और सद माने बैठना से मिलकर बना है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा उपनिषद का इससे आपने अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि यह तो सभी जानते हैं कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है कि इस गुरु के समीप बैठना, परंतु यहाँ पर हमने आपको पूरा व्याख्या से अच्छे से बता दिया है कि उपनिषद शब्द का अर्थ है गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना और यह संस्कृत के 3 शब्दों यानी कि उप माने समीप, नि माने श्रद्धा पूर्वक या निष्ठा के साथ और सद माने बैठना से मिलकर बना है। तो शायद ही आप इस प्रश्न को कभी भूल पाएंगे। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे कि वेदों में लिखे भगवान वरुण के आह्वान संग नो वरुण को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा अपनाया गया था। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि भारतीय नौसेना के द्वारा यह आदर्श वाक्य को अपनाया गया है। व्याख्या देखेंगे कि भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य सम नो वरुण अर्थात जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हों, और यह वाक्य भारतीय नौसेना द्वारा अपनाया गया था और भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस फैक्ट को आप नोट करते हुए चलेंगे क्योंकि दिवस से भी एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो भारतीय नौसेना दिवस जो है वह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे कि वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि उपनिषद के नाम से जाना जाता है। अब व्याख्या देखेंगे कि उपनिषद वेदों के अंतिम घटक होते हैं, इस कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है।
उपनिषद वैदिक ग्रंथ हैं। वेद 4 हैं, यथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद वेदों के 4 घटक हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है और भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह कई बार परीक्षाओं में अनगिनतों बार यह पूछा जा चुका है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य यानी कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो यह जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे कि ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृश्यद्वती के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मवर्त, वर्णावत, इंद्रप्रस्थ और तक्षशिला। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। ऋषि मनु के ग्रंथ मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मावर्त सरस्वती एवं दृश्यद्वती नदियों के संगम पर स्थित था। ब्रह्मावर्त प्रदेश में ऋषियों ने वेदों एवं अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना की थी। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे कि ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि व्यास और सतलुज का संवाद है। ऋग्वेद के 3रे मंडल के 33वें सूक्त में ऋषि विश्वामित्र और व्यास और सतलज नदियों के मध्य संवाद का वर्णन है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे कि वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है कौन सा है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और जो है यहाँ पर अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और यहाँ पर जो है ऋग्वेद है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि यजुर्वेद जो है वह आंशिक रूप से एक गद्य कृत भी है। यजुर्वेद गद्य और पद्य मिश्रित है। तो यह कई बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है। इस वेद में कर्मकांड करने वाले पुरोहित को अथर्वयु कहा जाता था और इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन है। इसके 2 भाग हैं यानी कि कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे कि उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जानते हैं। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ यानी कि यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। इसमें 3 धागे होते थे जिन्हें सत्य, रज एवं तम का प्रतीक माना जाता है और इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता था। तो साथियों आज भी देखे होंगे आप, अगर आप शादी विवाह के अवसर पर जैसे जो बच्चे होते हैं जब उनकी शादी करवाई जाती है तो यहाँ पर भी वह संस्कार जो है यह करवाया जाता है, परंतु जो है अब कोई जनेऊ का धारण नहीं करता है, परंतु पंडित जी लोगों के द्वारा आज भी यज्ञोपवीत संस्कार जो है करवाया जाता है। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे कि सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि मुंडकोपनिषद से यह लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है और इसका अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे कि वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ब्राह्मण, यानी कि वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। वे वेदों का गद्य भाग है जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। आरण्यक शब्द का अर्थ वन में लिखा जाने वाला और इन्हें वन पुस्तक कहा जाता है। इन्हें जंगल में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के लिए लिखा गया था। तो कई बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि आरण्यक मतलब क्या होता है? तो आरण्यक शब्द का अर्थ वन में लिखा जाने वाला होता है। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि उपनिषद जो है वह ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है।
उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। ये वैदिक वांग्मय के अभिन्न भाग हैं। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन किया गया है। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञानकोश मानते हैं और ये संस्कृत से जुड़े हैं। 17वीं सदी में दाराशिकों ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर-ए-अकबर नाम से किया था। तो यह आप देख सकते हैं कि 17वीं सदी में दाराशिकों ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर-ए-अकबर नाम से किया था। अगला प्रश्न नंबर 35 देखेंगे कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता का सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि इंद्र का। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को होत्री यानी होता कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 और तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। वैदिक देवता इंद्र वर्षा व चक्रवात के देवता हैं। तो यहाँ पर यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद में दूसरा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था। तो प्रथम जो देवता थे वह इंद्र थे और दूसरे जो देवता हैं वह अग्नि थे, क्योंकि इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं यानी मंत्रों की रचना की गई है। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे कि वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि इंद्र जो है वर्षा व चक्रवात के देवता हैं। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे, प्राचीनतम वेद बताना है कि प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो साथियों, जो सबसे प्राचीनतम वेद है वह जो है ऋग्वेद को माना जाता है। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। ए अर्थशास्त्र, बी मनुस्मृति, न्याय मीमांसा, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि उपयुक्त सभी में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का सबसे प्रधान ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 39 यहां पर देखेंगे कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण किस वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि यजुर्वेद के मूल पाठ हैं। वेद और उनके ब्राह्मण निम्नलिखित हैं। ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद यजुर्वेद के ही भाग हैं और यजुर्वेद के जो ब्राह्मण है वह शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण। सामवेद का जो है वह तांड और जैमिनीय और अथर्ववेद का जो है वह गोपथ ब्राह्मण से संबंध है। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे कि ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि सावित्री को ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र जो है वह समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सविता यानी कि सावित्री देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं। जब सूर्य चमकने लगता है तब उसे सविता कहा जाता है और यह जो है आकाश का देवता है। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण जो है वह मत्स्य पुराण है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इनकी संख्या 18 है। पुराणों का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान एवं इसका संकलन महर्षि वेद व्यास ने किया था। इनमें से 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, मार्कंडेय और भागवत पुराण सबसे प्रमुख हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 42 कि इन निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। धनुर्वेद, आयुर्वेद, शिल्पवेद और योगवेद। तो योगवेद जो है वह उपवेद नहीं है। उपवेद वेदों से संबंधित माने जाते हैं। उपवेदों की संख्या 4 है। आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद व शिल्पवेद, जिसको हम स्थापत्य वेद, जबकि योगवेद उपवेद नहीं है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद, आयुर्वेद जो है वह ऋग्वेद का उपवेद
और गंधर्व वेद जो है वह साम वेद का उपवेद तथा शिल्प वेद जो है अथर्व वेद का उपवेद है। अतः हम यह कह सकते हैं कि योग वेद जो है वह कोई उपवेद नहीं है। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे कि निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? वैशाली, चंपा, काशी, मथुरा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। व्याख्या देखेंगे तो यहां पर यह जो है विकल्प डी यानी कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी वह मथुरा थी। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे कि 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? अंग, वैशाली, मगध और वज्जी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था वह वैशाली था। दिए गए विकल्पों में से 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार क्षेत्र में थी। इसके अंतर्गत आधुनिक पटना एवं गया जिले शामिल थे और इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे कि राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? अजातशत्रु, जीवक, सारिपुत्र, राहुल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि उनका नाम जीवक था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे जिन्हें भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा गया था। अजातशत्रु पूर्वी भारत में मगध का हर्यक वंश का एक राजा था और वह बिंबिसार का पुत्र था। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे कि आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित संग्रह है? महावीर, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि आदिनाथ का। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ के संत चरित संग्रह को आदि पुराण कहते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह सांड है और जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे कि पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? महावीर, पारसनाथ, ऋषभनाथ और पद्मनाभ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि ऋषभदेव जो है वह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे कि बुद्ध ने किस उम्र में महापरिनिर्वाण यानी कि अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी? तो इस वर्ग प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि 80 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को 80 वर्ष की उम्र में महापरिनिर्वाण यानी कि अंतिम मुक्ति प्राप्त हुआ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषिपत्तनम में दिया जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे कि महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया यानी कि सिद्ध बने? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि पावापुरी में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु यानी कि निर्वाण प्राप्ति बिहार राज्य के पावापुरी में हुआ था। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है और इनके प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? शेर, शंख, सांप और बैल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि सांप। अब हम देख लेते हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से संबंधित प्रतीक चिन्ह जो है वह सर्प है। 24वें तीर्थंकर यानी कि महावीर स्वामी से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह है वह सिंह। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह है वह शंख है और पहले तीर्थंकर यानी कि ऋषभदेव जी से जो संबंधित प्रतीक चिन्ह है वह सांड है। अब साथियों प्रश्न नंबर 51 यहाँ पर देखेंगे कि त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? यहाँ पर यह बुद्धि नहीं साथियों, यह बुद्ध है तो बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं। दीपवंश, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक।
तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि सुक्त पिटक में। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है जो बौद्ध धर्म का प्रबल ग्रंथ है। पिटक और मुख्य विषय वस्तु यानी कि सुत्त पिटक में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाओं का उल्लेख मिलता है। विनय पिटक में संघ के अनुशासन और नियमों का उल्लेख मिलता है और अभिधम्म पिटक में बौद्ध शिक्षाओं की दार्शनिक व्याख्या मिलती है। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि 3 टोकरियां संग्रह जिनमें बौद्ध शिक्षाएं हैं। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ 3 टोकरियां संग्रह होता है। इनमें बौद्ध धर्म के नियम, दर्शन, शिक्षा और उपदेश को समाहित किया गया है। बौद्ध धर्म में पिटकों की संख्या 3 है जिसमें सुक्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक आते हैं। प्रश्न नंबर 53 देखेंगे कि जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थंकर हैं। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि कुल जो है 24 तीर्थंकर हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम यानी कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। तो यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि कल्प सूत्र की रचना किसने की थी। तो यह जो है भद्रबाहु द्वारा रचित एक ग्रंथ है। प्रश्न नंबर साथियों 54 देखेंगे कि बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि सारनाथ में। व्याख्या देखेंगे, बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश ऋषिपत्नम यानी कि सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म में इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या की थी। प्रश्न नंबर 55 देखेंगे कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि वर्धमान महावीर को जैन धर्म का 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। व्याख्या देखेंगे कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर को माना जाता है जिनका जन्म बिहार के कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। प्रश्न नंबर 56 देखेंगे कि भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो यह नालंदा में, कौशाम्बी में, अनंतपुरी में और जिरम्भिक ग्राम में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि जिरम्भिक ग्राम में। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरम्भिक के समीप रिजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 57 कि माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था। लुम्बिनी में, डुंगेश्वरी गुफा में, सारनाथ में, कुशीनगर में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि डुंगेश्वरी गुफा। गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म में ऐसा माना जाता है कि बोध गया जाने से पहले गौतम बुद्ध ने डुंगेश्वरी गुफा में कई साल लगभग 6 वर्ष तपस्या की थी और यहीं पर सुजाता नामक महिला ने उन्हें जलपान कराया था और यह माना जाता है कि बुद्ध को यहीं से मध्यम मार्ग का ज्ञान प्राप्त हुआ था। यानी कि गौतम बुद्ध जी ने जो शिक्षाएं दी थी तो उन्होंने कहा था कि किसी चीज में एक्सट्रीमिस्ट यानी कि अतिवादी मत बनिए, उस चीज का एक बीच का रास्ता निकालिए जिसे मध्यम मार्ग कहा गया। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था। वैशाली, सारनाथ, श्रावस्ती और राजगीर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प यानी कि वैशाली में। बौद्ध धर्म में महिलाओं को पहली बार प्रवेश आनंद के आग्रह पर वैशाली में दिया गया। प्रजापति गौतमी सर्वप्रथम संघ में शामिल हुई थीं और वैशाली के लिच्छवियों ने यहाँ पर कुटाग्रशाला नामक विहार बुद्ध को दान में दिया था।
प्रश्न नंबर 59 देखेंगे कि महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था और वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? पटना बिहार, वल्लभी गुजरात, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश और श्रावण बेलगोला कर्नाटक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह वल्लभी गुजरात। महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं का संकलन द्वितीय जैन संगीत के समय वल्लभी गुजरात में किया गया। यहाँ कुल 12 अंगों को लिपिबद्ध किया गया और इसकी अध्यक्षता देवर दीक्षमा श्रमण ने की थी। प्रथम जैन संगीत का अध्यक्षता स्थूलभद्र ने पाटलिपुत्र 322 बीसी में की थी। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे कि महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए, यानी कि जिन का अर्थ विजेता होता है। महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्ति के बाद जिन उपाधि से विभूषित किया गया। यहाँ जिन का अर्थ विजेता है। जिन के अतिरिक्त उन्हें अरहत यानी योग्य, निर्ग्रंथ यानी कि बंधन रहित उपाधियां प्राप्त थी और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव थे। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। तो कर्म, वैराग्य, अहिंसा और निष्ठा। तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण जो मौलिक सिद्धांत है वह जो है अहिंसा है, यानी कि विकल्प सी। अहिंसा जैन धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांतों में सबसे मौलिक है। भगवान महावीर ने भी अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया। अहिंसा परमो धर्म। जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं। अहिंसा यानी कि जीव को चोट न पहुंचाना, सत्य यानी कि झूठ न बोलना, आस्तेय यानी कि चोरी न करना, अपरिग्रह यानी कि संपत्ति का संचय न करना और ब्रह्मचर्य यानी कि किसी स्त्री से संसर्ग की मनाही। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे यहाँ पर कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? गंगा, पुनपुन, गंडक और निरंजना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी, यानी कि निरंजना। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। उनके गृह त्याग की इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाविनिष्क्रमण कहा गया और उन्हें बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न नंबर 63 देखेंगे कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था? भूमि स्पर्श मुद्रा, अभय मुद्रा, धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा और ध्यान मुद्रा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी, यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बुद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। प्रश्न नंबर 64 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प बी, यानी कि राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व राजगीर में हुआ था। यह संगीत मगध सम्राट अजातशत्रु के काल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में व चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर कुंडलवन में हुई थी। प्रश्न नंबर 65 देखेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? 12, 16, 20 और 24। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी, यानी कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। बौद्ध ग्रंथ यानी कि अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो साथियों यहाँ पर हमने 65 प्रश्न कर लिए। तो आप इन प्रश्नों को अगर व्याख्या को देखेंगे, अगर आपने थोड़ी भी पहले तैयारी की होगी तो आपको यह जरूर अनुभव हो रहा होगा, आपके अंतरात्मा से आवाज़ जरूर आ रही होगी कि यह प्रश्नों का स्तर कैसा है और यह आपके लिए कितना उपयोगी साबित होगा। साथियों यहाँ पर अगर आप पहले से भी तैयारी करें हैं तो आपको यहाँ पर अच्छा जो है आपका रिविजन हो जाएगा और जो फैक्ट्स हैं वह जो है आपको एक बार आपके सामने से गुजर जाएंगे तो यह फैक्ट जो है आपको कंठस्थ हो जाएंगे। तो साथियों अगर आप पहली बार एग्जाम फर्स्ट चैनल से जुड़ रहे हैं और आपको थोड़ी सी भी जो हमारी मेहनत है अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में भी इस चैनल को शेयर करेंगे। तो साथियों आपके सपोर्ट की भी मुझे आवश्यकता है। अगर आप जो है ज़्यादा लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे तो मैं इस तरह का कंटेंट जो है आपके लिए
और अच्छे से और बढ़िया जो है क्वालिटी कंटेंट आपको मैं एग्जाम फर्स्ट चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए देता रहूँगा। तो आइए साथियों शुरुआत करते हैं। अभी आप वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि पूरा 100 प्रश्नों को आपको देख करके ही यहाँ से जाना है। और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह प्रश्न आपको अच्छे और इंटरेस्टिंग और आपकी रुचि जो है बनाकर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। प्रश्न नंबर 66 देखेंगे कि भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, किसके द्वारा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि कुशीनगर में भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। दिसंबर 2013 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मैत्रेय परियोजना के तहत सबसे ऊंची 200 फीट भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा उनके महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में स्थापित करने का निर्णय लिया था। प्रश्न नंबर 67 देखेंगे कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण है वह कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे और उनकी मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण कुशीनगर 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रश्न नंबर 68 देखेंगे कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, महाबोधि मंदिर समूह और लाल किला परिसर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि महाबोधि मंदिर समूह। महाबोधि मंदिर समूह बिहार के गया जिले में स्थित है। इसका निर्माण ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। वर्तमान मंदिर 5वीं या 6वीं शताब्दी में बनवाया गया, जो कि पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। और यहीं पर गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध बनने के पश्चात सर्वप्रथम तपस और भल्लिक नामक 2 व्यक्तियों को बोध गया में ही बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और बुद्ध धर्म का प्रचार किया। महाबोधि मंदिर समूह को वर्ष 2002 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 69 देखेंगे कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध ने बिहार के बोध गया में महाबोधि वृक्ष पीपल के नीचे कई वर्षों तक कठिन तपस्या कर ज्ञान की प्राप्ति की थी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध से बुद्ध एवं तथागत के रूप में जाना जाने लगा। प्रश्न नंबर 70 देखेंगे कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, और क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फाल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ, जिसे ऋषिपत्तनम या मृगदाव में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपना उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए और गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो आप अगर इस फैक्ट को इतना भी पढ़ लेते हैं तो आपको गौतम बुद्ध से संबंधित सारे फैक्ट जो है वह तैयार हो जाएंगे। और यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो उन्होंने अपना जो उपदेश है वह जन साधारण की भाषा पाली में दिया। प्रश्न नंबर 71 देखेंगे कि बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, इसीलिए सारनाथ बौद्धों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 72 देखेंगे कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना और दूसरों की सेवा करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि कैवल्य का अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना।
कैवल्य का अर्थ इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना होता है। कैवल्य अर्थात ब्रह्म विद्या का वह ज्ञान जो संशय रहित और अस्थायी हो या विवेक उत्पन्न होने पर औपचारिक दुख सुख अहंकार प्रारब्ध कर्म और संस्कार के लोप हो जाने से आत्मा के चित्त स्वरूप होकर आवागमन से मुक्त हो जाने की स्थिति को कैवल्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 73 देखेंगे कि जैन धर्म में 3 रत्न यानी कि त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिए और जैन धर्म में निर्वाण की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन यानी कि सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान, सम्यक आचरण यानी सुख दुख में समभाव आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है और महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। तो यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि महावीर स्वामी के जो उपदेश की भाषा है वह प्राकृत है, अर्धमागधी है और गौतम बुद्ध की जो भाषा है वह जन साधारण की भाषा जो है वह पाली है। इसीलिए गौतम बुद्ध का जो बौद्ध धर्म का विस्तार जैन धर्म की अपेक्षा ज़्यादा हुआ था, क्योंकि उन्होंने उस भाषा में ही अपना उपदेश दिया जो लोगों को आसानी से समझ में आती थी। प्रश्न नंबर 74 देखेंगे कि रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। रुद्रदामन के जूनागढ़ यानी कि गिरनार शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। इस झील को चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। 75 देखेंगे कि रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है? तो यहाँ पर मौर्य शासक नहीं मौर्य अधिकारी पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि पुष्यगुप्त को, और अभी हमने ऊपर प्रश्न में देखा था। तो इसका जो है निर्माण मौर्य अधिकारी पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। प्रश्न नंबर 76 देखेंगे कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि मौर्य वंश का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने अपने सलाहकार यानी कि आचार्य चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की नींव रखी। प्रश्न नंबर 77 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे भारत का सबसे पुरानी मानव निर्मित झील माना जाता है, जिसका इतिहास 300 ईसा पूर्व पुराना है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि गुजरात में सुदर्शन झील। गुजरात स्थित गिरनार पर्वत के पास स्थित सुदर्शन झील भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील मानी जाती है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया था। बाद में अशोक, रुद्रदामन एवं स्कंदगुप्त ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। प्रश्न नंबर 78 देखेंगे कि जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तक्षशिला, सुवर्णगिरी, उज्जैनी और इंद्रप्रस्थ। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि इंद्रप्रस्थ जो है वह प्रांतीय केंद्र नहीं था। इंद्रप्रस्थ मौर्यों का राजनीतिक केंद्र नहीं था। प्रश्न नंबर 79 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी? बौद्ध धर्म, आजीवक, लोकायत और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि आजीवक। मौर्य सम्राट बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। तो यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि बिंदुसार जो है वह किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो यह जो है आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली गोसाल थे। इसके मत को नियतिवाद यानी कि भाग्यवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है और पुरुषार्थ यानी मानवीय प्रयास का कोई महत्व नहीं होता है।
तो यह संप्रदाय ऐसे जो है, यह संप्रदाय केवल जो है भाग्य में विश्वास करता था और मेहनत पर इसका कोई इसका मानना नहीं था कि मेहनत से कुछ होता है। इसका मानना था कि हर चीज जो है भाग्य से होती है। प्रश्न नंबर 80 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। प्रियदर्शी एवं बुद्ध शाक्य इनके अन्य नाम थे और इनका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि चरक। चरक कुषाण राजा कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। वे आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान तथा कनिष्क के राजवैद्य थे। चरक कृत चरक संहिता औषधि शास्त्र के ऊपर प्राचीनतम रचना है और उल्लेखनीय है कि कनिष्क की राजसभा में नागार्जुन, वसुमित्र आदि विद्वान निवास करते थे। प्रश्न नंबर 82 देखेंगे कि नगरपालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल में नगरपालिका प्रशासन की विस्तृत प्रणाली की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। नगर शासन के लिए एक सभा होती थी जिसका प्रमुख नागरिक अथवा पूर्व मुख्य होता था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद के 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि प्रथम समिति जो है औद्योगिक कलाओं तथा कारीगरों का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति जो है वह विदेशी यात्रियों का भोजन, निवास, चिकित्सा का प्रबंध करती थी। तृतीय समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। चतुर्थ समिति जो है नगर के व्यापार वाणिज्य का देखरेख करती थी। पांचवी समिति जो है उद्योग समिति थी जो वस्तुओं में मिलावट को रोकती थी। और छठी समिति जो है कर समिति थी जिसका काम क्रय विक्रय की वस्तुओं पर कर वसूलना था। प्रश्न नंबर 83 देखेंगे कि कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि चौथी आयोजित की गई थी। कनिष्क के शासनकाल के दौरान कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति का आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। इस संगीत में बौद्ध त्रिपिटकों के प्रमाणिक पाठ तैयार हुआ था तथा विभाषा शास्त्र आदि बौद्ध ग्रंथों का संकलन किया गया। उल्लेखनीय है कि कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 संप्रदायों यानी कि हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था। प्रश्न नंबर 84 देखेंगे कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प यानी कि मेगास्थनीज। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे और इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के समय के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। चरक संहिता संबंधित है राजनीति से, वास्तुकला से, चिकित्सा से, गणित से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि चिकित्सा से। चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे जो कनिष्क यानी कुषाण वंश के राज दरबार में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है और इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक औषधियों का उल्लेख है। यह संस्कृत भाषा में लिखित है। प्रश्न नंबर 86 देखेंगे कि मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर थी किस पर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि कृषि पर निर्भर थी। इस काल में न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई बल्कि उद्योग, पशुपालन, व्यवसाय, खनिज उत्खनन एवं व्यापार में अति प्रगति हुई। आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। धीरे धीरे व्यापार का महत्व बढ़ने लगा और अर्थव्यवस्था में नई भूमि पर कृषि को प्रोत्साहन देने की भी बात की गई थी। प्रश्न नंबर 87 देखेंगे कि अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि 13वां शिलालेख जो है वह सबसे बड़ा शिलालेख है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख जो है सबसे बड़ा है जिसमें अशोक के शासन के 8 वर्ष होने वाले कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। प्रश्न नंबर 88 देखेंगे कि अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी कि पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि तोसली। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी तोसली थी। अशोक ने अपना राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद अर्थात 9वें वर्ष
261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय की। इसका उल्लेख उसके 13वें शिलालेख में मिलता है और इसी युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई। प्रश्न नंबर 89 देखेंगे कि निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है। तो यह जो है विकल्प ए यानी कि सिंधु और झेलम के बीच। तक्षशिला शहर सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित है। तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। तक्षशिला प्राचीन काल में गांधार राज्य की राजधानी थी। रामायण के अनुसार भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इसका नाम तक्षशिला रखा था। तक्षशिला प्राचीन काल से शिक्षा के लिए विश्वविख्यात रहा था। यहीं पर तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। प्रश्न नंबर 90 देखेंगे कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि 13वां शिलालेख। सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए कुल 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 13वां अभिलेख सबसे बड़ा माना जाता है और 13वें अभिलेख में सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख मिलता है। 91 देखेंगे कि अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था, कहां पर? कन्नौज, संभल, गौतम बुद्ध नगर और सारनाथ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि सारनाथ। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष सारनाथ से लिया गया है और इस स्तंभ में 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए बैठे हैं। इसे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। प्रश्न नंबर 92 देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार का निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और समुद्रगुप्त। तो यह तीनों जो है एक ही आदमी के नाम है, यानी कि चाणक्य के जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, परंतु समुद्रगुप्त जो है यह इनसे अलग हैं। तो कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारों का जनक माना जाता है। इनके अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य हैं। इन्होंने ही विश्व की प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की है, जो कि राजनीति, लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र की प्रमाणिक पुस्तक है। मौर्य वंश की स्थापना में चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान है और कौटिल्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है, जबकि समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का के महान सम्राट थे और इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि शाहबाजगढ़ी जो अभिलेख है, शिलालेख है, उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। शाहबाजगढ़ी एक गांव व ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के मर्दाना जिले में स्थित है और यह स्थल सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। इस शिलालेख में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है, यानी कि यहाँ पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। 94 देखेंगे कि निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि स्तंभ। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ है। मौर्य कला का विकास भारत में मौर्य साम्राज्य के युग में यानी कि 4वीं से 2री सदी ईसा पूर्व हुआ था। सारनाथ और कुशीनगर जैसे धार्मिक स्थानों के रूप में स्वयं सम्राट अशोक ने इसकी संरचना की है। प्रश्न नंबर 95 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कश्मीर, कर्नाटक, गुर्जर और कामरूप। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि कामरूप। कर्नाटक के मास्की अभिलेख तथा दतिया जिले के गुर्जरा अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य कर्नाटक तथा गुर्जरा तक विस्तृत था। अशोक का कश्मीर पर भी अधिकार था। कल्लड़ की राजतरंगिणी के अनुसार उन्होंने यहाँ पर श्रीनगर को बसाया। गुर्जर शासन का उज्जैन क्षेत्र भी अशोक के अधीन रहा, परंतु कामरूप असम का पुराना नाम है और यह अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। प्रश्न नंबर 96 देखेंगे कि बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि मौर्य काल से। बृहद सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया और इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। सांची मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के निकट रायसेन जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 96 देखेंगे कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि महर्षि पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि जो थे, माना जाता है कि वे व्याकराचार्य पाणिनि के शिष्य थे। भारतीय दर्शन साहित्य में महर्षि पतंजलि के लिखे हुए 3 ग्रंथ मिलते हैं, योग सूत्र, महाभाष्य और आयुर्वेद ग्रंथ। प्रश्न नंबर 98 देखेंगे कि दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की थी। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे।
उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागद्रथ था। पतंजलि का गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखा गया। तो यह सारी घटनाएं किस वंश से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि शुंग राजवंश से संबंधित हैं। मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ को उसके सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की। मालविकाग्निमित्र तथा दिव्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर बरार यानी विदर्भ तक तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक विस्तृत था और शुंग राजवंश के शासनकाल में ही पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। प्रश्न नंबर 99 देखेंगे कि प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि पुष्यमित्र शुंग। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी नामक पुरातन व्याकरण ग्रंथ पर महाभाष्य नामक टीका लिखी। अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग के 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराने की जानकारी प्राप्त होती है, जिन्हें संपन्न करने का श्रेय महर्षि पतंजलि को है। प्रश्न नंबर 100 देखेंगे कि कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया, तिब्बत, चीनी, तुर्किस्तान, ईरान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी। कुषाण मूलतः चीन के तुर्किस्तान के निवासी थे। साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी, यहाँ पर आप सी कर लीजिएगा। तो कुषाण मूलतः चीन के तुर्किस्तान के निवासी थे। चीन पर कब्जा करने में असफल होने के कारण यह मध्य एशिया जाकर बस गए थे। ये यूची कबीले थे और कुषाणों में सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क था, जिसने भारत पर शासन किया था। पेशावर, पुरुषपुर और मथुरा को इसने अपनी राजधानी बनाई थी। तो साथियों प्रश्न नंबर 101 से कि सातवाहन वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सिमुक इस वंश का संस्थापक था। दूसरा, उनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। और तीसरा, इस वंश के 7वें राजा हाल ने संस्कृत भाषा में गाथा सप्तशती लिखी थी। तो आइए इस प्रश्न का पूरा हम जो उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि केवल 1 और 2 इसमें सही है। व्याख्या देखेंगे कि सातवाहन वंश के संस्थापक राजा सिमुक थे। इस वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी और यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे बसा था। प्रतिष्ठान को पैठन नाम से भी जाना जाता है और इस वंश के 17वें राजा हाल या शालिवाहन ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती लिखी थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। अतः कथन 3 जो है वह गलत है, वह 7वें नहीं 17वें क्रम के राजा थे। प्रश्न नंबर 102 देखेंगे कि निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि नालंदा महाविहार को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 415 से 455 के मध्य में करवाया था और यह विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य में नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है। 15 जुलाई 2016 को नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया और नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल भारत के उत्तर पूर्वी राज्य बिहार में स्थित है। प्रश्न नंबर 103 देखेंगे कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? हर्षवर्धन, सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन, दंती दुर्ग या दंती वर्मन। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। इनकी राजधानी मान्यखेत जो वर्तमान में सोलापुर महाराष्ट्र थी और एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ज्ञात हो कि कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासक शामिल थे। प्रश्न नंबर 104 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि थानेश्वर। अब देखेंगे कि राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया और हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 105 देखेंगे कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में
किस कवि द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि हरिसेन के द्वारा रचित यह जो है कृति थी। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत की एक कविता के रूप में कवि हरिसेन द्वारा रचित है, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। और समुद्रगुप्त के विजयों का प्रमुख स्रोत प्रयाग स्तंभ लेख है, जो चंपू शैली में लिखा गया है। और हरिसेन जो है वह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो यह शैली पर भी प्रश्न कई बार बना है कि यह जो है स्तंभ लेख किस शैली में लिखा गया है, तो यह चंपू शैली में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 106 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि समुद्रगुप्त के। उपयुक्त प्रश्न में हमने यह व्याख्या देख लिया है। प्रश्न नंबर 107 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड के। चंद्रगुप्त सेकंड 375 ईस्वी से 415 ईस्वी के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। नवरत्नों में सम्मिलित विद्वान थे वह जो थे धन्वंतरी थे, छपड़क थे, अमर सिंह थे, शंकु थे, घटकरपर थे, कालिदास थे, वेताल भट्ट, वररुचि और बरामीर उज्जैन में विक्रमादित्य के दरबार में थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। प्रश्न नंबर 108 देखेंगे कि खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास हिस्सा थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए। 109 देखेंगे कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से हस्तांतरित हुई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि कन्नौज। हर्षवर्धन प्राचीन उत्तर भारत का एक सम्राट था जिसने 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया। यह जो है पुष्यभूति वंश का था और इन्होंने अपने शासनकाल में अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। प्रश्न नंबर 110 देखेंगे कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे और ये शल्य क्रिया के प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। प्रश्न नंबर 111 देखेंगे यानी कि 111 नंबर की विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था कब? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि 57 ईसा पूर्व। विक्रम संवत अत्यंत प्राचीन संवत है। विक्रम संवत का प्रणेता सम्राट विक्रमादित्य को माना जाता है जिन्होंने लगभग 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत का प्रारंभ किया था। और अन्य जो संवत है हम देख लेते हैं। विक्रम संवत के प्रणेता विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व। शक संवत का जो प्रणेता है वह कनिष्क है 78 में सन 78 ईस्वी में। और हिजरी संवत का जो है वह मोहम्मद साहब और 622 ईस्वी में। 112 देखेंगे कि हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश का महान राजा था। इसने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया। वेदस्वांग के अनुसार हर्ष ने उत्तर के 5 राज्यों पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार यानी कि मिथिला और उड़ीसा तक अधिकार किया था। प्रश्न नंबर 113 देखेंगे कि वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि प्रयाग। प्रयाग वह स्थल है जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। कहा जाता है कि वह हर 5वें वर्ष प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था तथा भारी दान करता था। प्रश्न नंबर 114 देखेंगे कि कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि थानेश्वर। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा तथा बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे 115 की गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि प्रभावती गुप्ता। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्ता थी। प्रभावती गुप्ता गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और इनका विवाह वाकाटक वंश यानी कि महाराष्ट्र के शासक
रुद्रदेव सेन द्वितीय से हुआ था। प्रश्न नंबर 116 यानी कि 116 देखेंगे कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि तोमर वंश का 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर शासन था। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था और अनंगपाल दिल्ली के तोमर वंश के शासक थे। प्रश्न नंबर 117 देखेंगे कि जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि चंदावर के युद्ध में जो 1194 में हुआ था। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण करने के लिए भारत आया। कन्नौज और इटावा के बीच चंदावर नामक स्थान पर गोरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ। जयचंद युद्ध में पराजित हुआ और मारा गया और कन्नौज के राठौर वंश का शासक जयचंद ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था क्योंकि उन्होंने उसकी पुत्री का अपहरण किया था। प्रश्न नंबर 118 देखेंगे कि निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि राजपूत वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर कभी शासन नहीं किया। व्याख्या देखेंगे कि राजपूत वंश ने भारत के दक्षिणी भाग पर शासन नहीं किया। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल राजपूत काल कहलाता है और इस काल के महत्वपूर्ण राजपूत वंशों में राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश एवं गढ़वाल वंश आदि आते हैं। राजपूत वंश ने भारत के उत्तर भाग पर शासन किया जैसे राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश इत्यादि। प्रश्न नंबर 119 देखेंगे कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि पूर्वी। पाल साम्राज्य का विस्तार भारत के पूर्वी हिस्से मुख्यतः बंगाल और बिहार में था। पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जो 750 से 1174 ईस्वी तक चला और इस साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो यह कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो यह जो है पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा किया गया था। पाल वंश का पहला शासक कौन था। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि पाल वंश का पहला शासक यानी पाल वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती थी। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि नेत्रावती नदी को ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती थी। बंटवाल नगर इसके किनारे स्थित होने के कारण इसे बंटवाल नदी भी कहते हैं और भारत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र से होकर बहने वाली नेत्रावती नदी आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से कर्नाटक की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह अपनी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से एक विशाल क्षेत्र का पोषण करती है। प्रश्न नंबर 122 यानी कि 122 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनवाया गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि महाबलीपुरम का मंदिर। दक्षिण भारत के पल्लव शासकों के शासनकाल में महाबलीपुरम, मामल्लपुरम के विभिन्न मंदिरों का निर्माण कराया गया। इन मंदिरों में प्रमुख है आदिवाराह मंदिर सिंह विष्णु, एकाश रथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम, गणेश रथ मंदिर परमेश्वर वर्मन प्रथम आदि हैं। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था और यह द्रविड़ वास्तुकला शैली का उत्तम उदाहरण है। प्रश्न नंबर 123 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि किझाड़ी संग्रहालय। किझाड़ी संग्रहालय तमिलनाडु संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है और इसका निर्माण चेट्टीनाड शैली में किया गया है। किझाड़ी तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में वैगई नदी तट पर स्थित संगम काल की एक नगरीय बस्ती है। चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि विजयालय चोल जो है चोल साम्राज्य के संस्थापक थे। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय चोल ने की थी। चोलों का शासन 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ जब उन्होंने पल्लवों को हराया और इनका शासन 13वीं शताब्दी तक 5 से अधिक शताब्दियों तक चलता रहा। निम्न में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार।
नटराज मंदिर चिदम्बरम, पल्लाई वन्नाथर मंदिर तंजावुर और बृहदेश्वर मंदिर गंगकोंडचोलपुरम को चोल शासकों के संरक्षण में बनवाया गया था, जबकि गोंडेश्वर मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में यादव वंशी राजकुमार राजगोविंद ने करवाया था और यह शिव मंदिर महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के सिन्नार तालुका गांव में स्थित है। प्रश्न नंबर 126 देखेंगे कि महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोले जाने वाली संभावित भाषा क्या थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि मलयालम। महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा मलयालम थी। महोदयपुरम में चेर साम्राज्य की स्थापना दक्षिण पश्चिमी प्रायद्वीपीय हिस्सों में की गई थी, जो वर्तमान केरल का हिस्सा था, और इसके शासकों ने अपने उत्कीर्णन में मलयालम भाषा का प्रयोग किया था। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि राजेंद्र प्रथम ने। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल मंडलम झील का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने किया था। 1 to 8 यानी कि कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि तमिल साहित्य। तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है और सर्वप्रथम इन परिषदों का आयोजन पांड्य राजाओं के राज के संरक्षण में किया गया था। संगम का महत्वपूर्ण कार्य होता था इन कवियों तथा लेखकों की रचनाओं का अवलोकन करना, जो अपनी रचनाओं को प्रकाशित करना चाहते थे। प्रश्न नंबर 1 to 9 देखेंगे कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह पल्ली छांदम। चोल अभिलेखों के अनुसार चोल काल में भूमि जो दान में दी जाती थी उसका विवरण निम्नवत थे। वेल्लान वगई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को कहा जाता था, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को, और शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, और पल्ली छांदम जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि को पल्ली छांदम कहा जाता था, और देवदान तिरुनामुट्टुकानी किसी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था, और चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदन कहा जाता था। तो यह जो है साउथ के कुछ वर्ड्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि कादम्बरी जो है हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखी गई है। हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का अंतिम शासक था। वेनसांग हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। हर्ष को रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद आदि कृतियों का श्रेय दिया जाता है। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे जिन्होंने कादम्बरी की रचना की थी। कादम्बरी के लेखक कौन है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि बाणभट्ट। इतिहास के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्रोतों पर विचार करें। तो यहाँ पर पहला इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, कालिदास की रचनाएं, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस और राजशेखर की काव्य मीमांसा। तो उपयुक्त में से ऐसे कौन से स्रोत हमें गुप्त इतिहास का अध्ययन करने में मदद करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो विकल्प डी यानी कि उपयुक्त सभी से हमें गुप्त इतिहास का अध्ययन करने में मदद मिलता है। व्याख्या देखेंगे कि गुप्तकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता था। फैक्ट नंबर 1 आप इसे याद करते चलेंगे। गुप्तकाल के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत निम्न है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है और यह शिलालेख हरिशेन ने लिखा था। फैक्ट नंबर 2 मुद्रा राक्षस विशाखदत्त को द्वारा रचित एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। यह जो है एक फैक्ट है। यह नाटक मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बीच राजनीतिक चातुर्य और शक्ति संघर्ष को दर्शाता है। हालांकि यह नाटक सीधे गुप्त काल से संबंधित नहीं है, फिर भी इसमें कुछ ऐसे अंश हैं जो गुप्त काल के बारे में बताते हैं। गुप्त काल में कालिदास संस्कृत भाषा के एक महान कवि और नाटककार थे। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम को माना जाता है। राजशेखर की काव्य मीमांसा में गुप्त काल के काव्य व साहित्य के विषय में जानकारी मिलती है और यह गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबारी थे। 133 देखेंगे कि कश्मीर के इतिहास का विवरण देने वाली पुस्तक राजतरंगड़ी निम्नलिखित में से किस इतिहासकार द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि कल्हड़ जो है राजतरंगड़ी के लेखक हैं। राजतरंगड़ी कश्मीर के इतिहास पर आधारित एक महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथ है जिसे 12वीं शताब्दी में कश्मीरी विद्वान कल्हड़ ने लिखा था और यह ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के शासनकाल की राजनीतिक घटनाओं, सामाजिक परिवर्तनों और संस्कृत पहलुओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है।
प्रश्न नंबर 134 देखेंगे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जिनको चाणक्य या कौटिल्य भी कहा जाता था वह ही जो है अर्थशास्त्र के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 135 देखेंगे कि शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम का साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यह बताना है कि मृच्छकटिकम क्या है, नाटक है, टीका है, निबंध है, कविता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि नाटक। शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम एक संस्कृत साहित्यिक नाटक है। मृच्छकटिकम का अर्थ मिट्टी का खिलौना है। इस नाटक में नायक चारुदत्त तथा गणिका बसंत सेना की प्रेम कथा की विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। तमिल साहित्य यानी तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य का सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि तोलकाप्पियम। कई बार जब पेपर में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो तोलकाप्पियम और शिल्पाधिकारम इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो आपको यह याद रखना है कि सबसे पुरानी जो तमिल साहित्य की पुरानी जो रचना है वह तोलकाप्पियम है। तोलकाप्पियम सबसे प्राचीन विद्यमान तमिल व्याकरण ग्रंथ है और तमिल साहित्य की सबसे पुरानी रचना है। तोलकाप्पियर द्वारा रचित यह ग्रंथ उस समय की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों की जानकारी प्रदान करता है। यह ग्रंथ 9 खंडों यानी कि अध्याय तथा 3 भागों अधिकारम में विभाजित व्याकरण और काव्य पर अनूठा ग्रंथ है। नीतिसार यानी कि राजनीति के तत्व जिसमें कौटिल्य अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर सही जो है वह कामंदक है। नीतिशास्त्र या कामंदकीय नीतिशास्त्र राजनीति एवं शासन पर आधारित एक प्राचीन ग्रंथ है जिसे चाणक्य के शिष्य कामंदक द्वारा लिखा गया है और उल्लेखनीय है कि नीतिसार में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है। निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प श्री बी यानी कि श्री यास्काचार्य। निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ श्री यास्काचार्य कृत निरुक्त जो कि निबिंदु पर एक टीका है जो कि वेदों के अध्ययन के लिए सहायक ग्रंथ है और यह हिंदू धर्म के 6 वेदांगों में से एक है। प्रश्न नंबर 139 देखेंगे कि विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक पंचतंत्र जिसमें पशु दंत कथाएं और कहानियां शामिल हैं मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं से संबंधित हैं जो मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि संस्कृत। विष्णु शर्मा की प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसमें पशु दंत कथाएं एवं कहानियां शामिल हैं। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि गणित। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती का विषय गणित और खगोल शास्त्र है। यह एक प्राचीन ग्रंथ है जो भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा लिखा गया। उल्लेखनीय है कि साल 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा लीलावती पुरस्कार का शुभारंभ किया गया जो कि महिला सशक्तिकरण के मद्देनजर अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद का एक अभिनव शिक्षा कार्यक्रम है। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे कि मालविकाग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि कालिदास जी के द्वारा मालविकाग्निमित्रम नामक पुस्तक लिखी गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि कालिदास। इसको देख बी कर लेते हैं। तो यहाँ पर और देख लेते हैं कि अष्टाध्यायी जो है वह पाणिनि के द्वारा, रामायण जो है वाल्मीकि के द्वारा, महाभारत वेदव्यास के द्वारा और महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम यह जो है कालिदास जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि संस्कृत। मुद्रा राक्षस 4वीं शताब्दी पूर्व में रचित संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। इसके रचयिता विशाख दत्त हैं। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण है और इस ऐतिहासिक नाटक को हिंदी में रूपांतरित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। प्रश्न नंबर 144 देखेंगे कि मेगास्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखा है वह मूल रूप से किस देश का था। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि ग्रीस। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस राज का राजदूत बनकर आया था। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उसने इंडिका नामक पुस्तक में किया और मेगास्थनीज यूनान यानी कि ग्रीस का निवासी था। सारनाथ में धमेख स्तूप के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है।
तो स्तूप का आधार व्यास 28 मीटर और ऊंचाई 43.6 मीटर है। निचले हिस्से के सामने वाले पत्थर पर मौर्य मूल की फूलों की नक्काशी है और इसे 249 ईसा पूर्व में मौर्य राजा अशोक द्वारा बनाई गई पुरानी संरचना को प्रस्थापित करने के लिए 500 ईस्वी में बनाया गया था। स्तूप हिरण पार्क ऋषिपत्तन में स्थित है, जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। नन ऑफ दीज, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी। व्याख्या देखेंगे कि सारनाथ में धमेक स्तूप का निर्माण सम्राट मौर्य अशोक ने करवाया था। धमेक स्तूप ठोस गोलाकार बुर्ज की भांति है। यह स्तूप 43.6 मीटर ऊंचा एवं 28 मीटर चौड़ा है। इस स्तूप का निचला हिस्सा गुप्त मूल की न कि मौर्य मूल की पुष्पों की नक्काशी से सजा हुआ है। यह स्तूप हिरण पार्क ऋषिपत्तन में स्थित है, जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। अतः कथन बी जो है सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है और यह मंदिर भगवान शिव के समर्पित है। यह विजयनगर स्थापत्य शैली में बनाया गया है और इस मंदिर में महाभारत का दृश्य अर्जुन द्वारा द्रौपदी से विवाह करने के लिए मछली को मारते हुए दिखाया गया है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के बेरावाल बंदरगाह के पास है। तिरुपति मंदिर जो है आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिला में, और मीनाक्षी मंदिर जो है तमिलनाडु में मदुरै में स्थित है। प्रश्न नंबर 147 देखेंगे कि स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं को निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि हर्मिका। देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना हर्मिका बौद्ध वास्तुकला का हिस्सा थी। हर्मिका को स्तूप के शीर्ष पर रखा जाता था और उसमें त्रिस्तरीय छतरी या छत्रावली बनी होती है, जो बौद्ध धर्म के 3 रत्नों यानी कि बुद्ध, धम्म बुद्ध की शिक्षाएं और संघ यानी कि बौद्ध धर्म का वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। प्रश्न नंबर 148 देखेंगे कि त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर जहाँ 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं किस राज्य में स्थित हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि महाराष्ट्र। त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर महाराष्ट्र के नासिक में स्थित हैं। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI द्वारा 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं। त्रिरश्मि गुफाओं को पांडवलेनी गुफा भी कहते हैं और ये सभी गुफाएं 2री से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व निर्मित की गई थीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि खजुराहो जो है वह चोल राजवंश, यह जो है अनुचित युग्म है। बाकी हम्पी स्मारकों का समूह विजयनगर राजवंश से, लिंगराज मंदिर सोमवंशी राजवंश से और हजार स्तंभ मंदिर काकतीय राजवंश से यह सही है। व्याख्या देखेंगे खजुराहो मंदिर का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के मध्य चोल राजवंश नहीं बल्कि चंदेल शासकों ने कराया था और खजुराहो के मंदिर सभी प्रमुख भारतीय मूल के धर्मों वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन से संबंध रखते हैं, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में विंध्य पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित हैं। खजुराहो के मंदिर वास्तुकला के नागर शैली का अद्भुत उदाहरण है और इन मंदिरों को यूनेस्को द्वारा वर्ष 1986 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया था। प्रश्न नंबर 150 देखेंगे कि कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा। तो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में प्रचलित हस्त निर्मित चित्रकला कलमकारी सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छापकर बनाई जाती है और इनमें प्राकृतिक रंगों के उपयोग से धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं और इस कला की विषय वस्तु हिंदू पौराणिक कथाओं, देवताओं, जानवरों, फूलों और प्राकृतिक दृश्यों पर आधारित होती है। प्रश्न नंबर 151 देखेंगे कि खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि मध्य प्रदेश में। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित हैं। खजुराहो के मंदिर का निर्माण 900 ईसा से 1130 ईस्वी के मध्य चंदेल राजाओं द्वारा करवाया गया था और यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर जो है वह सर्वोत्तम है। 152 देखेंगे कि मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि कैलाश मंदिर। कैलाश या कैलाशनाथ मंदिर दुनिया में सबसे बड़ा एकात्मक मंदिर है जो एलोरा की गुफाओं महाराष्ट्र में स्थित है और इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था।
प्रश्न नंबर 153 देखेंगे कि मथुरा कला कब अपने शिखर पर पहुंचा। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि कुषाण काल में। मथुरा कला का जन्म कनिष्क के समय हुआ था और मथुरा कला स्कूल कुषाण काल में अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा और इसमें लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ और इसमें आदर्शवादी कला और सौंदर्यता की प्रधानता दी गई। प्रश्न नंबर 154 देखेंगे कि भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि भीमबेटका में। भारत में नवपाषाण कालीन गुफा चित्रकारी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के भीमबेटका से मिली है। मानव शरीर ढकने के लिए पशु चर्म पत्तों एवं छालों का प्रयोग करता था, परंतु इस काल में उसने वस्त्र निर्माण भी सीख लिया था और भीमबेटका में प्रयुक्त रंग इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि उसने वस्त्रों को रंगने की शुरुआत कर ली थी। प्रश्न नंबर 155 देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि सोनभद्र। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित हैं और ये विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों की गुफा आश्रयों में स्थित है। तो साथियों इस तरह से हमने यहाँ पर टोटल 101 से 155 प्रश्नों को यहाँ पर देख लिया। तो साथियों यहाँ पर हमने 55 प्रश्न देखा और पिछले वीडियो में हमने 100 प्रश्न देखा। तो कुल मिलाकर प्राचीन इतिहास से हमने 155 प्रश्न व्याख्या सहित देखा और इन प्रश्नों की अगर व्याख्या को भी हम काउंट करें तो यहाँ पर कम से कम 300 से 400 प्रश्न बनेंगे। तो अगर आप इस पूरा दोनों वीडियो को कंबाइन करके भी मैं चैनल पर डाल दूंगा, तो अगर आप यह दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आपका पूरा जो है प्राचीन भारत से रिवीजन आपका यह एक मैराथन क्लास की तरह हो जाएगा और पूरा प्राचीन भारत आपका 1.5 घंटे में आपका रिवाइज हो जाएगा। तो जो भी साथी पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं वह प्लीज़ एग्जाम फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, अगर आप PDF चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। एग्जाम फर्स्ट 1 जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके सीधे टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे और वहां मैं टेलीग्राम पर जो है PDF भी इसका डाल दूंगा, क्योंकि कई सारे मेरे मित्र जो है इस तरह का कमेंट कर रहे हैं कि सर PDF कहाँ मिलेगी। तो यह PDF जो है आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप वहां से जाकर निःशुल्क जो है यह PDF नोट्स आप डाउनलोड कर पाएंगे और आप उसे पढ़ भी सकते हैं। तो सभी साथी जो भी नए हैं पहली बार जुड़ रहे हैं वह प्लीज़ एग्जाम फर्स्ट चैनल को शेयर कर दें और जो है कि अपना कमेंट जो है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ साथियों, अगला वीडियो जो है वह मध्यकालीन इतिहास से होगा, उसको भी कवर किया जाएगा जल्दी ही। तो इस तरह से पूरा सिलेबस आपको बहुत जल्दी ही इस चैनल पर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।